और अगली बिग एंड बोल्ड स्टोरी है कि लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को घेरने के लिए एक सियासी चक्रव्यूह बनाने की कोशिश हो रही है। और इसमें बीजेपी के नेता भी हैं और विपक्षी नेता भी, लेकिन मुख्यमंत्री अब फ्रंट फुट पर आ चुके हैं। विधानसभा में लव जिहाद को लेकर संशोधित बिल पास हो गया है। इससे पहले सीएम ने कानून व्यवस्था को लेकर समाजवादी पार्टी पर जमकर प्रहार किया। इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि योगी आदित्यनाथ ने आज सदन में कैसे चाचा और भतीजा दोनों की गच्चा फाइल खोली। आप लोग थोड़ा अपने इधर उधर भी ताक झांक किया करें अपने अगल बगल चलने वाले लोगों की। अगर आप देखेंगे जितने भू माफिया थे, जिन लोगों ने गरीबों को ठगा है, इसमें ज्यादातर समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोग थे। जिसने कहा था कि लड़के हैं गलती कर देते हैं, ये महिला सुरक्षा की बात क्या करेंगे? ये महिला सुरक्षा के लिए तो समाजवादी स्वयं ही एक गंभीर खतरा है। आप लोग तो प्रश्न खड़ा करते हैं हमारी कार्रवाई पर, लेकिन बहुत सारे लोग जो बातों से नहीं मानते हैं उनको समझाने के लिए दूसरे तरीके भी अपनाएंगे और सरकार उसको अपना रही है। सियासी शत्रुओं पर प्रचंड शाब्दिक प्रहार करने के लिए विख्यात योगी आदित्यनाथ जब विधानसभा में बोल रहे थे तब उनके अंदाज में वही आक्रामकता थी, तेवर में वही तल्खी थी, शब्द शब्द में वही सख्ती थी, जिसके लिए सबसे बड़े सूबे के ये भगवादारी मुख्यमंत्री जाने जाते हैं। भरी हुई विधानसभा में सवालों का जवाब देते हुए योगी की ये शाब्दिक शैली तब थी जब उन्हें घेरने के लिए सियासी चक्रव्यूह रचा जा रहा था, जिसमें अपने भी हैं और पराये भी, सत्ताधारी साथी भी हैं, कुर्सी छीनने के लिए परेशान विपक्षी भी हैं। अपनी सटीक रणनीति से अपने और पराये दोनों के रचे गए चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए तैयार योगी आदित्यनाथ विधानसभा में खड़े थे। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अपनी आक्रामक रणनीति से योगी चक्रव्यूह भेद देंगे? योगी आदित्यनाथ के इस आत्मविश्वास का आधार क्या है? ये इसलिए अहम है क्योंकि विधानसभा में विरोधियों के सवालों का जवाब देते हुए योगी आदित्यनाथ आत्मविश्वास से भरे हुए थे। उन्होंने नए नवेले नेता प्रतिपक्ष के बहाने पहला शब्द बाण चलाया शिवपाल यादव पर। तो आपके चयन के लिए मैं आपको बधाई देता हूं। ठीक है, अलग विषय है कि आपने चचा को गच्चा दे ही दिया। चचा बेचारा हमेशा ही ऐसे ही मार खाता है, उनकी नियति ही ऐसी है, क्योंकि भतीजा हमेशा भयभीत रहता है। जैसे ही योगी ने चचा पर गच्चा वाला नश्तर चलाया, वैसे ही समाजवादी खेमे में कोहराम मच गया। कुछ मिनटों बाद सदन में मौजूद शिवपाल यादव स्वयं खड़े हुए और मुख्यमंत्री को कुछ यूं जवाब दिया। 3 वर्ष में आपके संपर्क में रहे तो गच्चा तो आपने भी दिया। अजय जी, जब आपने गच्चा दिया तो उत्तर प्रदेश इस चुनाव में पीछे रह गया, बहुत पीछे चला गया, समाजवादी पार्टी आगे हो गई। और फिर अब देख लेना 27 में समाजवादी पार्टी फिर से हरा देगी और आपके जो डिप्टी मिनिस्टर डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, वो आपको फिर गच्चा देंगे। विधानसभा में चच्चा और गच्चा पर सप्रसंग चर्चा के बीच लखनऊ से दिल्ली तक इसकी विवेचना शुरू हो गई। सवाल पूछा जाने लगा कि योगी आदित्यनाथ ने इसका जिक्र क्यों किया। यूं तो इस वक्त चच्चा और गच्चा वाले जिक्र का बहाना माता प्रसाद पांडे थे, लेकिन इसका इतिहास बहुत पुराना है। यूं समझिए कि करीब 12 साल पुराना, जब अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे।
तब मुख्यमंत्री के एक दावेदार शिवपाल यादव भी थे, लेकिन मुलायम सिंह ने मुख्यमंत्री अखिलेश को बनाया। सरकार में शिवपाल सिंह यादव को अहम मंत्रालय मिला, लेकिन बाद में चाचा भतीजे के बीच तल्खी इतनी बड़ी कि अखिलेश ने अहम मंत्रालय वापस ले लिया था। मुख्यमंत्री रहते शिवपाल के करीबी मंत्री गायत्री प्रजापति और राजकिशोर को बर्खास्त कर दिया था। शिवपाल के ही करीबी मुख्य सचिव दीपक सिंघल को भी हटा दिया। मुलायम ने अखिलेश की जगह शिवपाल को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया तो अखिलेश ने चाचा के सभी अहम मंत्रालय ले लिए। शिवपाल ने मुख्तार अंसारी की पार्टी का समाजवादी पार्टी में विलय की घोषणा की, लेकिन अखिलेश ने इसे खारिज कर दिया। बाद में अखिलेश यादव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो शिवपाल ने पार्टी छोड़ दी। 2022 में समाजवादी पार्टी में वापसी के बाद भी शिवपाल के करीबियों को ज्यादा टिकट नहीं मिले। 2023 में नगर निकाय चुनाव में शिवपाल के करीबियों को टिकट नहीं दिया गया। योगी आदित्यनाथ ने शिवपाल के उसी जख्म को कुरेदने की कोशिश की तो अखिलेश यादव ने कुछ यूं जवाब दिया। चाचा को गच्चा देते हैं। नहीं, मैंने धोखा नहीं दिया, उन्होंने दिल्ली को धोखा दिया है। चाचा को गच्चा दे दिया सर, चाचा को गच्चा दे दिया, कह रही होगी। उन्होंने दिल्ली को गच्चा दिया। सिर्फ अखिलेश यादव ही नहीं, समूचा समाजवादी कुनबा एक सुर में उसी थ्योरी को आगे बढ़ाने में जुट गए जिसका जिक्र अखिलेश यादव ने किया। चच्चा वाली बात है। अब चच्चा का गच्चा भारतीय जनता पार्टी 27 में देखेगी और 2027 में जनता गच्चा देने वाली है इन लोगों को, और पार्लियामेंट के चुनाव में गच्चा दे चुकी है। हालांकि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों के बीच खिंची जिस लकीर का जिक्र समाजवादी पार्टी के नेता कर रहे हैं, उसे मिटाने के लिए बीजेपी क्या कर रही है ये हम आपको बताएंगे, मगर उससे पहले सुन लीजिए कि योगी आदित्यनाथ कानून व्यवस्था को लेकर समाजवादी पार्टी पर कैसे आक्रामक थे विधानसभा में। मुझे बताते हुए दुख है कि एंटी रोमियो स्क्वाड का जब हमने गठन किया था, सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने इसका विरोध किया था, उसने विरोध किया था। और मुझे बोलने में भी कोई संकोच नहीं है कि महिला संबंधी अपराध से जुड़े हुए ज्यादातर मामलों में समाजवादी पार्टी से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जुड़े हुए लोग उसमें इन्वॉल्व पाए जाते हैं। और यही नहीं, महिला संबंधी अपराध में ये उस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये उस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं जिस पीढ़ी ने कहा था, जिसने कहा था कि लड़के हैं गलती कर देते हैं। कानून व्यवस्था और खासकर महिला सुरक्षा को लेकर प्रतिबद्ध योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 24 घंटे पहले सदन में उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध संशोधन विधेयक पेश किया था। संशोधन विधेयक में धर्म परिवर्तन से जुड़े अपराध, विशेषकर लव जिहाद के मामले में सजा को सख्त कर दिया गया। सामूहिक धर्मांतरण के मामले में आजीवन कारावास और 1 लाख के जुर्माने का प्रावधान है, जबकि नाबालिग महिला या किसी SC/ST के धर्म परिवर्तन पर भी उम्र कैद के साथ साथ 1 लाख तक दंड लगेगा। साथ ही विदेशों में धर्म परिवर्तन के लिए होने वाली फंडिंग पर 14 साल तक की सजा और 10 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। दोनों सदनों से पारित होने के बाद राज्यपाल के पास जाएगा, फिर इसे राष्ट्रपति को भेजा जाएगा। हमने केवल सजा बढ़ाई है और केवल ये दो पैराग्राफ जो बढ़ाए हैं वो केवल किसी भी प्रकार से लालच देकर, प्रलोभन देकर किसी प्रकार से माइनर को उसको अगर इस प्रकार से धर्म परिवर्तन उसका कराया जाता है तो उसी के ऊपर लागू हो। जो स्वेच्छा से करता है उसके ऊपर हमारा कुछ बात ही नहीं है। 2021 में जबरन धर्मांतरण पर कानून बना था, लेकिन हम संशोधित कर और सख्त बना दिया गया है। समाजवादी पार्टी से ध्यान भटकाने वाली राजनीति करार दे रही है। ये जो कानून आ रहा है कि लव जिहाद, आप बीजेपी से क्या उम्मीद करोगे? अभी भी ये लोग उसी रास्ते पर हैं, उसी रास्ते पे हैं जिस रास्ते से ये हारे हैं। ये इसी तरह का कानून इसलिए ला रहे हैं क्योंकि इनका सांप्रदायिकता का दिया ये बुझने जा रहा है। ये सारी चीजें कर भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे से जो जनता के खिलाफ काम कर रही है उन सारे मुद्दों से बचना चाहती है। इनके पास कोई मुद्दे नहीं है, इसलिए देश की जनता को भटकाने के लिए, प्रदेश की जनता को भटकाने के लिए इस तरह के मुद्दे लाते हैं, जबकि प्रदेश की जनता ने तय कर लिया है कि अब ये चुनाव इन मुद्दों पर नहीं हो सकता। समाजवादी पार्टी जिस कानून को ध्यान भटकाने वाली राजनीति बता रही है वो अगस्त 2023 तक देश भर में 10 राज्यों में धर्मांतरण विरोधी कानून लागू हो चुके थे।
उत्तर प्रदेश के साथ उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा, गुजरात, झारखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और उड़ीसा में ये कानून है। पिछले साल अगस्त में महाराष्ट्र ने लव जिहाद के खिलाफ कानून लाने का ऐलान किया था। अब जब योगी सरकार ने इस कानून को संशोधित कर और सख्त कर दिया है तो मौलाना ब्रिगेड बौखला गई। धर्मांतरण, लव जिहाद पर इससे पहले भी कानून बन चुके हैं। उन कानूनों को इस्तेमाल किया जाना चाहिए और उन्हीं धाराओं में एफआईआर लिखी जानी चाहिए। जहां तक नए कानून का सवाल है तो ये नया कानून दरअसल उत्तर प्रदेश में रह रहे अल्पसंख्यक तबकात को हिरासा करने के लिए और भयभीत करने के लिए लाया जा रहा है। सवाल है कि इसकी जरूरत योगी सरकार को क्यों पड़ी? इसका जवाब इन आंकड़ों के जरिए समझिए। रिपोर्ट के मुताबिक यूपी के मोहनलालगंज में सलमान ने पहचान छिपाकर हिंदू लड़की से प्रेम किया, बाद में जबरन धर्मांतरण और निकाह किया। गाजियाबाद में समीर ने नरेश बनकर युवती को फंसाया और युवती पर धर्मांतरण का दबाव बनाया। बदायूं में अजीम अली ने शादी के बाद हिंदू लड़की को जबरन इस्लाम कबूल कराया। बांदा में शकील ने हिंदू लड़की का अपहरण कर पहले बलात्कार किया और बाद में मुंबई ले जाकर इस्लाम कबूल करवाया। और बरेली में हिंदू छात्रा का अपहरण किया, उसका धर्मांतरण कराया और फिर हत्या कर दी। एक दो नहीं, बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है ऐसी घटनाओं की जो लव जिहाद का विस्तार है। अब जरा समझिए कि लव जिहाद के दायरे में क्या है। नाम और पहचान बदलकर शादी करना, धोखे से छिपाकर धर्म बदलवाना, डर दिखाकर धर्म बदलवाना, धर्म परिवर्तन के लिए विदेशी फंडिंग। यही वजह है कि योगी सरकार ने महिला सुरक्षा के नाम पर लव जिहाद के खिलाफ कानून को और ज्यादा सख्त कर दिया। उसका तो स्वागत करना चाहिए, धोखेबाजी बंद हो। जाहिर है कि अपने ही कानून में संशोधन योगी आदित्यनाथ की सख्ती के साथ साथ उनकी हार्ड हिंदुत्व वाली छवि के विस्तार का पर्याय है। लव जिहाद के खिलाफ फ्रंट फुट पर खड़े योगी आदित्यनाथ ने सुबह सुबह कैबिनेट की बैठक बुलाई थी, जिसमें उनके दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद थे। एक तरफ ब्रजेश पाठक बैठे थे, दूसरी तरफ केशव प्रसाद मौर्य थे। केशव प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया पर यह तस्वीर अपलोड की तो उसमें योगी आदित्यनाथ को भी चेक किया। इन्हीं केशव मौर्य ने जब 29 जुलाई को डीजीपी के साथ बैठक की थी, कानून व्यवस्था पर जानकारी ली थी, तब भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। लेकिन अपने एक्स पोस्ट में उन्होंने योगी आदित्यनाथ को टैग नहीं किया था, जिनके पास गृह विभाग है। उससे ठीक पहले लखनऊ में हुई बीजेपी के ओबीसी मोर्चे की बैठक में मुख्यमंत्री योगी के आने से पहले ही केशव मौर्य यह दोहराते हुए बाहर भी निकल गए थे कि सरकार से बड़ा संगठन होता है। वही केशव मौर्य जिसको लेकर अखिलेश यादव तंज लगातार कस रहे हैं। दर्द मैं बताता हूं, देखिए दर्द बात पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी। सभापति महोदय उत्तर प्रदेश से जब से हारे हैं तब से कोई नमस्कार नहीं कर रहा है। तकलीफ वो है आपको जो अपने आप को बहुत ताकतवर कहते थे, बहुत ताकतवर कहते थे आप अपने आप को। जिसने हराया उसको नहीं ये हटा पा रहे हैं। अब बात समझ में नहीं आई ना। हालांकि अब भी केशव मौर्य अपनी बैठकों को लेकर जो पोस्ट कर रहे हैं उनमें राष्ट्रीय आलाकमान को चेक कर रहे हैं, उनमें भी योगी से दूरी बनी हुई है। लेकिन इस सबके बीच योगी की ये तस्वीर भी विधानसभा से आई, जिसमें राजा भैया समेत तमाम विधायक मुख्यमंत्री के पैर छूते दिखते हैं। आरएलडी और बीजेपी के विधायकों ने भी भगवाधारी मुख्यमंत्री के पैर छुए। अगले दिन जब सवाल जवाब के लिए योगी आदित्यनाथ खड़े हुए तो उनका अंदाज और तेवर वही पुराना था जिसके लिए वो जाने जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ ऑफ भारत।